आप लाइफ में जितने अर्ली है ना आपके लिए स्टार्ट करना उतना इजी है। आईआईटी ड्रॉप आउट करने के बाद लोग इतना सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं? मैं तो हर एक मंथ एक डिफरेंट बिजनेस आइडिया पे काम करता था। इतनी बड़ी इवैल्यूएशन की कंपनी तक आप कैसे पहुंचे? आपको एंटरप्रेन्योरशिप में शायद कॉन्फिडेंट ही नहीं, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अच्छा। और इन शॉर्ट की पूरी कहानी हम जानना चाहते हैं मेरा पहले था कि मुझे बिजनेस करना है, इन शॉर्ट्स फॉर सेकेंडरी। कि शार्क कैसे बने आप, कैसे पता चला और ये क्या जर्नी रही आपकी? इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया, ये क्यों किया, एंड फिर ओवर टाइम अब तक हमने रफली अराउंड $170 मिलियन रेज किए हैं। किसे बिजनेस नहीं करना चाहिए? बहुत बहुत स्वागत है आपका अजहर साहब जिस न्यूज़ में। मेरा नाम मुकुल है। गुड टू मीट यू मुकुल जी। और ढेर सारे सवाल हैं हमारे, शार्क टैंक से रिलेटेड सवाल हैं। किशनगंज से जो जर्नी शुरू हुई थी बिहार के, वो इन शॉर्ट्स तक आती है, आईआईटी दिल्ली तक आती है और फिर शार्क टैंक इंडिया तक जाती है। तो इन सब को लेकर के ढेर सारी बातें हम करेंगे। तो अभी तो आप इन शॉर्ट्स बढ़िया चल रहा है, शार्क टैंक इंडिया में फ़ीचर हो रहे हैं, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिल रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, इस पे तो अगर आप किसी भी इंसान से पूछिएगा तो फीलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगी। जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा हो तो अच्छी फील आती है। ब्रॉडली इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा। और इस समय जब आप अपनी उस पहले की जर्नी को, किशनगंज के उस लड़के को देख रहे हैं, सोचते हैं जो बिहार में था, आईआईटी में जाना चाहता था, स्ट्रगलिंग फेज़ रहा होगा, तैयारी कर रहे होंगे, उससे कभी रूबरू हो पाते हैं? वक्त मिल पाता है कि आप उसको याद करें, सोचें कि यार क्या वक्त था वो भी? डेफिनेटली, मतलब मैं बोलूँगा वो वक्त काफ़ी अच्छा था। और अगर मैं यहाँ से अपना पास देखता हूँ तो एक अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि हर टाइम पे लाइफ में कुछ करने का जज्बा हमेशा सीता, चाहे वो 10th के टाइम पे चले जाएंगे, चाहे कॉलेज डेज़ में चले जाएंगे, तो अभी भी जब उस पास्ट को देखते हैं तो अच्छा ही लगता है। कैसे थे पढ़ाई में आप? जनरली अच्छे साइड में ही थे, अगर कहेंगे तो क्लास में डिसेंट रैंकर्स में ही थे। और जनरली मुझे थोड़ा सा पढ़ने में मन भी लगता था। मैं बोलूँगा मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। आज के डेट पे भी मुझे नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ों के बारे में जानना, इसके लिए मैं जनरली ही एक्साइटेड रहता हूँ। तो बिहार में मतलब जो हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, इस तरीके की चीज़ें, थोड़ा पिछड़ा राज्य माना जाता है बिहार। वहाँ से जब आप ये सपना देख रहे थे कि मुझे आईआईटी में दाखिल होना है, तो उसके पीछे का क्या मोटिवेशन था उस वक्त पे? अगर मैं बिहार के बारे में बोलूँगा तो नज़रिया अलग अलग हो सकता है देखने का। मैं तो जो पॉजिटिव नज़रिए से देखता हूँ कि मुझे जो फ़ायदा मिला बिहार में रहने का, कि मुझे बचपन से ही वो एनर्जी सिखाई गई, कुछ करने का जज्बा। मैं मानता हूँ कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपके अंदर वो चीज़, मतलब क्या बचपन से ही आपको सिखाई जाती है। कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, मतलब चीज़ों को पॉजिटिवली देखना है। तो मैं बोलूँगा मेरी अपब्रिंगिंग से मैं जब बिहार में रहा था तो मैंने वो सपने अच्छे से देखे थे, और थैंकफुली मेरे अच्छे साइड में मेरी लाइफ भी गई। जी। और उसके बाद जब आप फिर दिल्ली आ गए, और दिल्ली में आकर के ही आपने आईआईटी की तैयारी जी, की? दिल्ली में ही आके मैंने अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। फिर वहीं से मैं आईआईटी दिल्ली गया था। और आईआईटी दिल्ली जब गए आप, उसके बाद वो किस तरीके का चेंज था आपके लिए? क्योंकि बिहार से आप आए थे दिल्ली जैसे शहर में, पहले तो एक वैसे ही कल्चरल बहुत बड़ा चेंज एक हो जाता है, और एज कम होती है, आप आसपास अपने देख रहे होते हैं, उस बदलाव को महसूस कर रहे होते हैं। फिर आप आईआईटी जैसे संस्थान में दाखिल होते हैं जहाँ सारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सब अलग अलग कल्चर से आए हुए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। तो वो सारा चेंज आपके लिए कैसा था? देखिए, मैं तो लाइफ को जिस तरह से देखता हूँ, मुझे हर मोमेंट पे जब भी कुछ नया चीज़ आता है मैं तो उसको बहुत एक्साइटेडली ही देखता हूँ। और जनरली ही मेरा लाइफ का एक फ़िलॉसफी रहता है कि मैं हमेशा नई चीज़ें, नए कल्चर, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ। तो जब मैं दिल्ली आया था, रेलवे स्टेशन पर उतरा था, और फिर वहाँ से मैंने ऑटो ली, और मैं जब अपने मतलब क्या कहते हैं घर जा रहा था, तो फ्लाईओवर के ऊपर से अब गुजर रहा था, तो रास्ते में पहली बार मुझे इतनी गाड़ियाँ दिखी थी, और वो रात का समय था और सारी गाड़ियों की लाइट थी। तो वो जो जगमग ज़िंदगी थी वो मैंने पहली बार देखी थी। तो मुझे उस तरह की चीज़ें बहुत एक्साइट करती है, कुछ नया देखने को मिलता है। फिर जब मैं आईआईटी दिल्ली पहुंचा, काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग मिले, बहुत अलग अलग लोकेशंस से मिले। तो मैं बोलूँगा मुझे हर एक चीज़, जब भी मैं लाइफ की कुछ नई चीज़ों को देखता हूँ ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। उस एंगल में मैं बोलूँगा मैं थोड़ा सा अपने आप को रखूँगा कि कहूँगा कि मैं छोटे बच्चों की तरह रहूँगा उसमें शायद, जहाँ पे मुझे नई चीज़ों को देख के बहुत एक्साइटमेंट आती है जीवन में। और तो वैसे ही एक्साइटमेंट था? वैसे ही एक्साइटमेंट जब मैं दिल्ली आया था तो था। हाउ वाज आईआईटी दिल्ली एट दैट टाइम? आईआईटी दिल्ली का एक चीज़ आईआईटी दिल्ली की बहुत अच्छी थी, जो मैं बोलूँगा
तो हम लोग जब 11-12 में रहा करते थे तो हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे, वो हमेशा कहा करते थे कि जब तुम IIT दिल्ली जाओगे या कोई भी IITs जाओगे तो जो तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी ना, तुम्हें इतने डिफरेंट तरीके के लोग मिलेंगे और कहीं ना कहीं सब इंटेलिजेंट है अपने अपने इसमें, सब मेहनत से वहाँ पहुँचे हैं, बट सबकी थिंकिंग इतनी वास्ट, इतनी वेरीड है, आपको एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ मिलेगा जो मुझे कॉलेज जाके मिला था। हर इंसान इन सम वे अपने एक अलग तरीके से ज़िंदगी जी रहा है, तो मुझे वो बहुत वेरीड काइंड ऑफ लोग मिले थे वहाँ पे, और वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी डेफिनेटली पर्सनैलिटी काफ़ी हेल्प करते हैं। मतलब मैं आज जहाँ भी हूँ मैं बोलूँगा मेरे कॉलेज और कॉलेज का वो कल्चर, कॉलेज के लोग, इन सब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। 3 साल तक आप IIT में पढ़ते हैं और फिर ये कहाँ से आइडिया आता है कि जिसके लिए इतनी मेहनत की, इतना लंबा रास्ता तय किया, शहर बदला, तैयारी की, मेहनत की, कि छोड़ देते हैं यार इसे? मतलब इसकी हिम्मत कहाँ से आई, एक चीज़, और दूसरी चीज़ कि इतना बड़ा फैसला लेने में आपकी फैमिली का क्या रोल था उस पूरे फैसले में? वो किस तरीके से इस फैसले को देख रहे थे? तो सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली सपोर्टिव ही थी, और इन जनरल भी मैं थैंकफुल रहूँगा अपने मॉम डैड को लेकर के। जनरली मेरी फैमिली चीज़ों को लेकर थोड़ी सपोर्टिव ही रही है पास्ट में। अब आप पूछते हैं कि इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया, ये क्यों किया? हाँ। तो मैं अपना नज़रिया आपको बताता हूँ कि मैं चीज़ों को कैसे देखता था। जी। मैं बार बार ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब 2009 में मैं IIT दिल्ली गया था, उस साल जिस साल मैंने एंट्री ली थी कॉलेज में, उस साल मेरे पापा की मंथली सैलरी 24,000 रुपये थी। ठीक है। अगर आपको IITs का मैं थोड़ा सा बताऊं, तो जब आप किसी भी IIT में पहुंच जाते हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट हो या ना हो, आपकी एक नौकरी पक्की होती है, वो नौकरी होती है टीचर बन करके लोगों को IIT के एग्ज़ाम्स की तैयारी करानी। तो मेरा था कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो या ना हो, मुझे वो नौकरी मिलेगी, और उस नौकरी की जो सैलरी थी वो 50,000 से स्टार्ट होती थी। कोचिंग क्लासेस के टीचर बन जाओ, सिंपल सी बात है। तो चाहे आपकी डिग्री कंप्लीट हो या ना हो, कोचिंग क्लासेस वाले आपको नौकरी दे देते थे, क्योंकि आपने IIT निकाला है, इसका मतलब आपको उसका सिलेबस पता है, तो आप बच्चों को तैयारी करा पाओगे। और मुझे लगता था जनरली एक डिसेंट टीचर, मुझे ऐसा लगता था, मैं अपने दोस्तों को भी पढ़ाता था, तो मुझे लगता था मैं एक डिसेंट टीचर तो बन जाऊँगा। तो मेरा था कि जो मेरे पापा की मंथली इनकम है, मैं डिग्री कंप्लीट ना भी करता हूँ तो उसके ट्वाइस तो मैं अर्न कर रहा हूँ। मतलब ज़िंदगी के अब तक की मैंने जो, मतलब क्या कहते हैं, ज़िंदगी निकाली है मैंने, उसमें जो लाइफस्टाइल के मैं अकस्टम्ड हूँ, मैं उससे बेटर लाइफस्टाइल की तो मेरी गारंटीड है। ठीक है। तो मेरे पास तो इंश्योरेंस है कि जिस लाइफस्टाइल को मैं पिछले 15 साल से जीता आ रहा हूँ, उतनी लाइफस्टाइल नहीं, उससे बेटर लाइफस्टाइल की तो मेरे पास इंश्योरेंस आ चुकी है। अब मैं कॉलेज में हूँ, ये इंश्योरेंस तो मुझे मिल चुका है, तो अब तो मेरे पास इंश्योरेंस था। तो जब भी किसी इंसान के पास इंश्योरेंस आ जाता है, मेरे अकॉर्डिंग उसके बाद तो आप गैम्बल ले सकते हो, और उसके बाद तो आप बिगेस्ट गैम्बल लोगे, क्योंकि अगर दैट गैम्बल पेज ऑफ तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, नहीं भी होते हो तो एनीवे आपके पास एक इंश्योरेंस है। तो मैं देखता था मेरी लाइफ में वो इंश्योरेंस था, तो इसी कारण से मैंने वो गैम्बल लिया था। और फिर क्या रीज़न क्या था उस गैम्बल को लेने का? उस गैम्बल को लेने का रीज़न बोलेंगे तो जब मैं कॉलेज पहुंचा था, 2009 की बात है, तो उस टाइम पे पहली बार मुझे पता चला था कि आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक बात। और जैसा आपने थोड़ी देर पहले कॉन्वर्सेशन के शुरू में कहा था, तो मुझे बिजनेस के बारे में जब पता चला तो मुझे ना बहुत एक्साइट करने लगा। किस कारण से कि मुझे देखा यार, एक ह्यूमन बीइंग टेक्निकली किन किन चीज़ों के बारे में केयर करता है कि वो ठीक ठाक पैसे कमा सके, वो अपने मन का काम कर सके, ठीक है, उसको काम का फ्रीडम हो, अपने तरह के लोगों के साथ काम कर सके, ठीक है, जिस काम को वो करना चाहे उस काम के लिए लोग उसको जान सकें। तो ये जो कुछ ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है जो एक अच्छी हैप्पी लाइफ के लिए टिपिकली हमें लगता है हमें चाहिए होता है, मुझे बिजनेस के बारे में पता चला तो मुझे लगा यार ये सारी चीज़ें टिक हो रही, ये पैसा भी दे रहा है, ये नाम भी दे रहा है, ये फ्रीडम टू वर्क दे रहा है, मैं अपने तरीके लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, कुछ इम्पैक्ट लाने पे काम कर सकता हूँ, जो चीज़ आपको चाहिए, मुझे लगा ये तो सब कुछ टिक कर दे रहा है। तो फिर मुझे लगा कि यार ये करते हैं, फिर जीवन में बिजनेस करते हैं। तो फिर वहाँ से वो बिजनेस करने का कीड़ा आया, तो फिर उसके बाद वो एक्सप्लोर करना शुरू किया, और थैंकफुली 2013 में इन शॉर्ट्स चल पड़ा। तब तक इन शॉर्ट्स का थॉट आ गया था आपके दिमाग में?
नहीं नहीं, इन शॉर्ट्स के Thought आया था? बिल्कुल नहीं। अच्छा। इन शॉर्ट तो मेरा पहले था कि मुझे बिजनेस करना है, इन शॉर्ट्स फॉर सेकेंडरी। Okay. मुझे इन शॉर्ट्स नहीं बनाना था, मुझे बिजनेस करना था। ठीक है। तो 2011 से ही मैंने एक्टिवली बिजनेस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। ओके। और मैं जो मतलब मैं तो हर एक मंथ एक डिफरेंट बिजनेस आइडिया पे काम करता था। मेरा वो सीन था, इस मंथ एक आइडिया पे, ये नहीं चला अगले मंथ दूसरा, फिर वो नहीं चला अगले मंथ तीसरा, तो मैं वो अटेम्प्ट्स लेता रहता था। हैपेंड कि वन ऑफ दोज अटेम्प्ट्स वाज इन शॉर्ट्स, और जिसका हमारा रिस्पॉन्स यूज़र से अच्छा मिला, और फिर हम वहाँ। और उस टाइम तक फाइनेंशियली कैसे चीज़ें चलती रही आपकी, ये सारे अटेम्प्ट्स करने में आपको? ये सारा अटेम्प्ट्स तो फ्री में चल रहा था मेरे अंडरस्टैंडिंग से। मैं तो मानता हूँ कोई भी बिजनेस, और जिसके कारण से काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि कब स्टार्ट करना चाहिए। हाँ। तो मेरा एक मानना है, आप लाइफ में जितने अर्ली है ना, आपके लिए स्टार्ट करना उतना ईजी है। अब पर्टिकुलरली मैं कॉलेज का बताता हूँ। कॉलेज में तो मेरा बिजनेस टेक्निकली जीरो कॉस्ट पे चलता था। तो आपको बताते हैं, तो मोस्टली बिजनेसेस का एक बहुत बड़ा कॉस्ट बेस जो होता है उसका पीपल होता है। ठीक है। आप इनफैक्ट मोस्टली बिजनेसेस उठाएंगे तो 60-70% ऑफ द कॉस्ट बेस ऑफ एनी कंपनी इज पीपल। जब मैं कॉलेज में था ना, मेरा सारा कुछ फ्री था। वही सेम कोडर अगर आईआईटी से पास आउट हो जाता है तो 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए महीने भी दोगे तो शायद आप हायर ना कर पाओगे। कॉलेज में बैठा है तो वो एक अगर मैं उसको बोलूँ भाई तेरे को एक ट्रीट दे दूंगा, ठीक है, एक टाइम पे खाना खिला दूंगा, पार्टी दे दूंगा, ठीक है, समोसे खिला दूंगा, उतने में वो कोड कर दे रहा है मेरे को। मतलब उस समोसे और कॉफ़ी में वो मुझे काम कर दे रहा है, क्योंकि कॉलेज में बैठा है, फ्री बैठा है। तो मेरा डिज़ाइनर से लेके मेरा कोडर से लेके हर बंदा मेरे को कॉलेज में टेक्निकली फ्री पे मिल रहा था इन सम सेंस। उसको बस मुझे ज़्यादा से एक ट्रीट देनी पड़ती थी, ठीक है, एक ट्रीट दूंगा, कहीं घुमा दूंगा, इतने कंट्रीब्यूशन में लोग काम कर दे रहे थे, और दोस्ती यारी में काम कर दे रहे हैं लोग। और सबका चूंकि एनर्जी लेवल कॉलेज में काफ़ी हाई रहता है कि भाई कुछ करेंगे, और ये होप तो रहता है कि कुछ अच्छा होगा, तो फिर सब कहीं ना कहीं उसके पार्टिसिपेंट होंगे, मतलब कहीं ना कहीं। तो जितने दोस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन से भाई कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम सब इसके हिस्सेदार होंगे कहीं ना कहीं, अगर लेंगे तो मुझे लगता था कॉलेज तो बहुत अच्छा टाइम था। तो आपका ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट में सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। इनफैक्ट मेरे शुरू के काफ़ी सारे पीपल अगर आज भी लेंगे कंपनी के, हमारे जो अर्ली एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स हैं या जूनियर्स हैं, वो लोग ये जो अर्ली टीम मेंबर्स हैं। पहले आप मतलब उनसे फ्री में काम करवा रहे थे, बाद में वो तो खैर आप तो भाई अब आ गया पैसा तो अब तुम्हें भी पैसा देंगे। अच्छा, आप मेरे सामने मौजूद हैं तो मैं समझना चाहता हूँ कि IITs से लोग पहले तो एडमिशन लेते हैं, फिर इतने सारे ड्रॉप आउट्स हम देखते हैं, और ड्रॉप करने के बाद भी लोग अपनी ज़िंदगी में मतलब बढ़िया कर रहे हैं। अब उनकी कहानियाँ तो हम तक इसलिए पहुँच जाती क्योंकि ज़्यादातर रेट जो है वो सक्सेस का है। तो इतनी बड़ी बड़ी सफल कहानियाँ हैं कि हमें लगता है कि अच्छा ये भी IIT से है। तो अगर हम देखें तो अच्छा इतने सारे लोग IIT ड्रॉप आउट हैं और सब बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा आपको क्यों मतलब आपका क्या मानना है इसके पीछे कि IIT ड्रॉप आउट करने के बाद लोग इतना सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं? तो देखिए, पहले एक चीज़ ना मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, बहुत बार लोग कि ये मैं ड्रॉप आउट करना या नहीं करना पर्सनल चॉइस मानता हूँ इस पर। और जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे केस में मैंने ड्रॉप आउट इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लगा था मेरे पास वो इंश्योरेंस मनी और मेरी ज़िंदगी में उसमें खुशहाल मानता। ठीक है। तो मैं ये मतलब इस कॉन्वर्सेशन से पहले सबके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। तो आप अपने लाइफ में जब भी डिसीजन लें तो अपने पूरे कैलकुलेशंस देख लें। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा कैलकुलेशन एक अब्रप्ट कैलकुलेशन था। मैं अपने लाइफ में कैलकुलेट, तो मैंने वो रिस्क लिया था, बट वो मेरा कैलकुलेटेड रिस्क था, जो मुझे पता था कि मैं इसमें जो बॉटम लाइन पे भी लैंड कर रहा हूँ, एक हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ। मैं सब कुछ दाव पे लगा के नहीं था। तो मैं मेरी ज़िंदगी का तो वो चीज़ बताऊँगा। अब बाकी लोगों ने किस बेसिस पे डिसीजन लिया, क्या चीज़ें चली नहीं चली, इस पर तो नहीं कमेंट कर इस पर नहीं कर सकते। लेकिन लोग ये ऐसे लोगों से बोलो, हम लोग डिस्कस करते हैं कभी कभी, मतलब ऐसा कैसे हो जाता है, तो बोलते हैं वहाँ पहुँचते ही वो लोग हैं जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं कंपैरेटिवली, और वो हर तरफ दिमाग चलाना जानते हैं। तो एक मोमेंट में उनको लगता होगा कि यार नहीं। देखिए, टैलेंट की तो मैं बात करूंगा डेफिनेटली, बट एक चीज़ मैं, जब भी कोई बंदा अगर IITs पहुंचा होता है या किसी भी अच्छे कॉलेज में पहुंचा होता है, टैलेंट के साथ साथ एक जो लाइफ में मैं बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ, इनफैक्ट मोर देन टैलेंट मैं अपनी ज़िंदगी में मानता हूँ कि आप कितना मेहनत करना चाहते हैं, कितनी एनर्जी से किसी चीज़ को करना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ का जज्बा कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप IIT पहुंचते हैं तो इसका मतलब आपने कॉन्टिन्यूसली 9th 10th 11th 12th आपने सिंसियरली चीज़ें पढ़ी होंगी, चीज़ें सीखी होंगी, तो मतलब आपने किसी चीज़ के प्रति मेहनत करी है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब तो आप IIT पहुँचे, इसका मतलब चांसेस आर कि आप मेहनत करने में इंटरेस्टेड हैं। तो आपको ज़िंदगी में सफल बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस चीज़ में भी करें, अगर आपको
डांसिंग का शौक़ है, आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ है, आपको गाना गाने का शौक़ है, आपको उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको हर एक चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप किस चीज़ के लिए मेहनत करना चाहते हैं वो आप सोच लें, बट मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो दैट्स बेसिकली ए सिंबल कि इस बंदे ने कहीं ना कहीं पास्ट में मेहनत की है, तो चांसेस यार कि वो आगे भी करेगा। तो जब वो आगे भी करेगा तो चांसेस यार कि वो सक्सेसफुल होगा। आपका कोई बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, आपकी फैमिली बिजनेस नहीं कर रही थी और आपने इधर कदम बढ़ाया। बहुत सारे लोग इस चीज़ का फियर लोगों को होता है कि यार मेरे पीछे तो कोई बैकअप नहीं है इस तरीके का और मैं कैसे कर सकता हूँ। तो और ये बहुत बड़ा ग्रुप है, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हाँ पोटेंशियल है, आइडिया भी, लोग दिमाग भी लगा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड रहती है कि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा बिजनेस का। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिजनेस करने पे मेरा तो जो इस पे राय होता है, पहली बात तो जो एक चीज़ मैं शायद चूँकि मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ तो इसीलिए भी मैं इस बात को बोलूँगा। मेरा मानना है ज़िंदगी में कि आप अगर निडर होकर डिसीजंस लेते हैं तो आपके कुछ डिसीजंस भले ही गलत जाएं, बट अगर लॉन्गर रन में आप लाइफ देखेंगे तो आप डर के डिसीजन ना लें और निडर होकर डिसीजंस ले लें। तो निडर होकर डिसीजंस जो ले लेते हैं जनरली आप एक बेटर पोजीशन पे रहते हैं। मतलब क्योंकि ओवर टाइम ऐसा होता है, आपके एक्शंस अगर आप नहीं करते हैं तो आप जितना लूज़ करेंगे वर्सेस करके जितना लूज़ करेंगे, चांस है आप करके कम लूज़ करेंगे, आप एक बेटर सिचुएशन ऑफ लाइफ में रहेंगे। तो मेरा तो मानना है जनरली लाइफ में ट्राई टू टेक रिस्क। ठीक है, एटलीस्ट अर्ली इन लाइफ में तो डेफिनेटली ट्राई टू टेक रिस्क। अगर आप किसी अच्छे जगह लैंड कर गए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो आप सीख जाएंगे। ज़्यादा कुछ खोने का नहीं। तो अर्ली डेज ऑफ लाइफ में अगर आप बैठे हैं, आप अपने 20s में बैठे हैं, तो मैं तो कहूँगा आंख मूंद के आप रिस्क लीजिए। बहुत अर्ली लाइफ में अभी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होपफुली डेफिनेटली कुछ केसेस में हो सकता है आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, बट मोस्ट केसेस में शायद ना होगी और एटलीस्ट अर्ली डेज में कंपैरेटिवली कम होती है। जो ही आप अपने 30s में 40s में 50 विथ ईच पासिंग ईयर ऑफ लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है, बट अर्ली है तो डेफिनेटली रिस्क लीजिए। रिस्क है तो इश्क है। हाँ, वो डेफिनेटली वो अच्छी बात है। सो हम ये समझना चाहेंगे कि इन शॉर्ट्स, जो पहली बात तो हमारे लिए बीइंग एक जर्नलिस्ट मेरे लिए बहुत ही, जब हमारे सामने आया इन शॉर्ट्स एक ऐसा एप्लीकेशन है तो बहुत नया सा आइडिया लगा कि जहाँ एक क्लासिकल तरीके से खबरों को लोगों को दिया जा रहा था, वहाँ पर एक एप्लीकेशन आता है और वो 60 शब्दों में अपनी बात कह देता है और लोग इन्फॉर्म हो जाते हैं। T20 का ज़माना चल रहा है, जितना शॉर्ट चीज़ें होती चली जा रही हैं। आपके जहन में आइडिया कहाँ से आया था और इन शॉर्ट की पूरी कहानी हम जानना चाहते हैं। तो मेरे जहन में तो मैं बोलूँगा मेरे खुद का ही क्या कहते हैं प्रॉब्लम था वो। तो मेरी लाइफ का एक आदत है जनरली कि मेरे को जब भी कुछ करना होता है तो मैं उसका ना सबसे कम एफर्ट वाला तरीका खोजने लगता हूँ कि यार कि सबसे इजीली इसको कैसे किया जा सकता है या फास्टर वे में कैसे किया जा सकता है। तो न्यूज़ पढ़ने में मैं बोलूँगा, जब मैं न्यूज़ पढ़ता था तो मुझे लगता था यार इतना टाइम नहीं देना है मुझे, मेरे को पढ़ने में कुछ आर्टिकल्स मैं फुल पढ़ना चाहता था, बट मुझे हर आर्टिकल उतना पढ़ने का मन नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं खुद का प्रॉब्लम था। तो खुद का प्रॉब्लम दिखा तो मुझे लगा यार ये इतना लंबा आर्टिकल की जगह छोटा देता हूँ तो शायद मैं कंफर्टेबली पढ़ूंगा, तो बहुत सारे और लोग होंगे जो कंफर्टेबली पढ़ पाए। तो एक बेसिक ऑब्जर्वेशन खुद का प्रॉब्लम का था और मुझे लगा जब मेरे पास है तो हो सकता है बहुत सारे और यूथ के पास होगा। तो वो हमने एक फेसबुक पेज बनाया, 24 घंटे के अंदर पेज रेडी था, एक हफ्ते के अंदर हमें टेस्ट करके डेटा था हमारे पास कि लोगों को आइडिया पसंद आ रहा था और हमने बिजनेस वहाँ से फिर बिल्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में तो एक नॉर्मल फेसबुक पेज था, ये नॉर्मल फेसबुक पेज तो बहुत सारे चल रहे हैं, वहाँ से इतनी बड़ी इवैल्यूएशन की कंपनी तक आप कैसे पहुँचे? देखिए, उसका जब हमने फेसबुक पेज बनाया तो हमारा एक चीज़ मेरा बिजनेस को लेकर ना बहुत क्लियर है। मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ बिजनेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में टेस्ट कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी आप कर सकें उतनी अच्छी बात है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या था, 60 वर्ड का न्यूज़ था, वो तो एक फेसबुक पेज के थ्रू 24 आवर में टेस्टेड था। तो जब हमने वो फेसबुक पेज लॉन्च किया, अचानक से ही मेरा पूरा कॉलेज जो है मुझे जानने लगा, हमारे उस पेज को जानने लगा। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा वैलिडेशन था कि भाई आपका ये कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को 60 वर्ड में न्यूज़ चाहिए। तो उसका अगला स्टेप तो हमारे लिए बहुत सिंपल था। हम चूँकि खुद कोडर्स थे तो हमने ऐप कोड किया, प्ले स्टोर पे डाल दिया कि भाई आप पेज की जगह ऐप पे कंज्यूम कर सकते हो, और थैंकफुली लोगों ने वहाँ से कंज्यूम करना शुरू किया। इनफैक्ट मैं बहुत बार बोलता हूँ कि हमारा बिजनेस ना वन ऑफ द ईजिएस्ट बिजनेस टू डू है प्रॉब्ली। हमने वो ऐप खुद से कोड किया था और इंग्लिश में खुद हमारे दोस्त थे जिनको बेसिक न्यूज़ लिखना आता था, उनको बोला यार लिखो, उन्होंने लिख के सब डालना शुरू किया और वहाँ से जर्नी शुरू हो गई।
जी। और फिर कैसे फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए, कंपनी कहाँ से शुरू की थी, कैसे आपने फंडिंग जुटाई? अभी आप शार्क टैंक में हैं, लोग आते हैं आपके पास, तो आप भी शुरुआत में कहीं ना कहीं एक पिक्चर की तरीके शायद गए होंगे, तो वो क्या जर्नी थी? तो फिर हम लोगों ने अपनी जो 2013 के अप्रैल में हमने अपना पेज लॉन्च किया। ठीक है। फिर जून में जा कर के हमें जो है एक 10 लाख का कमिटमेंट मिला इन्वेस्टमेंट का टी लैब्स के थ्रू। उसके बाद फिर देन हमने नेक्स्ट ईयर जाके 1.5 CR रेज़ किया एंड फिर ओवर टाइम अब तक हमने रफली अराउंड $170 मिलियन रेज़ किए हैं। तो उसके बाद तो बिज़नेस धीरे धीरे चलता चला गया, तो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। तो बिज़नेस के लिए मैं किसी भी बिज़नेस के लिए एक सिंपल बात कहूँगा, आपका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हमें फर्स्ट डे दिख गया था कि लोग जो है पसंद कर रहे हैं। उसके बाद तो जो प्रोसेस है, उसके बाद तो बहुत ही इटरेटिव और बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसेस है किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। एक बार आपका वो प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया, फिर तो बहुत स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, मार्केटिंग के स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कंटेंट के स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ऐप डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। उनको फॉलो करके आप वो चीज़ डिलीवर करते चले गए। और इसमें जब आप लोगों तक पहुंच रहे थे कि हमारा ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, उसमें आपके पास कोई ऐसा बिजनेस का पहले कोई अनुभव नहीं था जी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आप एक नया प्रोडक्ट लेकर के सिर्फ जा रहे हैं, तो क्या उसमें आपके कनेक्शंस काम आ रहे थे या फिर आपका वो प्रोडक्ट ही सारी बातें कर ले रहा था? मतलब वो अप्रोच कैसे आप कर रहे थे? तो मुझे ना किसी भी बिजनेस का मुझे लगता है उसका प्रोडक्ट इज एवरीथिंग। योर प्रोडक्ट सेल्स, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, मेरा बिलीफ है। आपका जो कोर वैल्यू है उसमें अगर दम होगा तो धंधा चलेगा, अगर उसमें दम नहीं है तो धंधा नहीं चलेगा। धंधा कोई रिश्तेदारी से, कोई रिलेशन से, इन सब से नहीं चलता है। धंधा आपका जो कोर, मेरे अकॉर्डिंग जो आपका ऑफरिंग है उस पर चलता है। हमारे उस प्रोडक्ट को लोग यूज़ करते थे। जैसे हमारा वन ऑफ द अर्ली इन्वेस्टर सचिन बंसल थे, फ्लिपकार्ट के फाउंडर, वो खुद यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट थे। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट किया प्रोडक्ट पे, उनको लगा यार ये कोई अच्छा प्रोडक्ट है, इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो मेरा तो मानना है कोई भी बिजनेस उसके कोर प्रोडक्ट पे चलता है, किसी और चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही किसी और चीज़ से कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और आपने बताया कि सचिन बंसल, मैं आप पढ़ रहा था, तो वो उनको आप अपना आइडियल भी मानते हैं? जी डेफिनेटली, उनको ही देखते हुए मैंने चीज़ें शुरू की थी अपने। सीनियर रहे हैं वो आप? जी, IIT दिल्ली के सीनियर ही हैं। तो जब क्या कहते हैं 2009 में मैं कॉलेज गया था, तो उस टाइम पे जस्ट फ्लिपकार्ट शुरू हो रही थी। 2007 में फ्लिपकार्ट फाउंड हुई थी, तो बहुत अर्ली डेज थे। तो मैंने तो उसको अपने आंखों के सामने ग्रो होते देखा है और उसी से इंस्पिरेशन लेकर के शुरुआत की थी अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी की। जब आपने इन शॉर्ट्स शुरू हो गया, उसके बाद फिर आगे आपने इसको किस तरीके से सोचा कि अब हम इसको, ये फैसला कब लिया जाएगा कि अब इस कंपनी को कितना एक्सपैंड करना है? और उसमें भी जब आप एक्सपैंड कर रहे थे तो पहले क्या ये सोचते हैं कि हमारे पास इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, या फिर वो चीज़ें बाय द टाइम होती चली गई कि आप फंड रेज करते चले गए, अपनी कंपनी को बड़ा बनाते चले गए? और अभी आपके यहाँ कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं? तो इस पे बोलूँगा कि कितना बड़ा बनाना है, वो तो जितना बड़ा बना पाए बिजनेस, जितना बड़ा हो जाए उतनी अच्छी बात है। तो जिस दिन पहले दिन ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके बाद तो एवरी डे पिछले 10 साल से एक ही हमारा क्या कहते हैं मकसद रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ करें। तो एवरी डे सवेरे जब हम उठते हैं, हमारा यही गोल रहता है कि अब हमारे कुछ और ज़्यादा यूज़र्स हो जाएं जो हमें यूज़ करें। अल्टीमेटली हमारा बिजनेस लें या कोई भी और बिजनेस लें, एक ही चीज़ पे आपका बिजनेस चलता है, आपके कितने यूज़र्स हैं। तो हमारा हर दिन का यही मकसद रहता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज़र्स मिलते चले जाएं। तो उसी की कोशिश हर दिन लगे रहती है, और जितना ज़्यादा हो पाए उतनी अच्छी बात है। अभी इन शॉर्ट्स में कितने एम्प्लॉयज़ होंगे? अभी हमारे पास जो रफली हमारा एम्प्लॉय बेस होगा ऑलमोस्ट 800 होगा। ऑलमोस्ट 800, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। डिसेंटली बड़ा नंबर। रिसेंटली बड़ा नंबर है। ये इन शॉर्ट्स जो है वो एक न्यूज़ बिजनेस है, और इससे मेरे 2 सवाल हैं। पहले तो मैं ये पूछ लेता हूँ कि जब आप छोटे में आप खबरों को देते हैं, तो क्या इसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि एक न्यूज़ बिज़नेस आपकी वो एक शॉट बहुत जगहों पर पहुंच रहा है, लगातार डायरेक्ट लोगों तक रीच कर रहा है, तो क्या उसमें मिस इन्फॉर्मेशन का चांस रहता है, या कभी ऐसा होता है, ऐसे भी कभी हो जाता है? देखिए, हमारे केस में हम मानते हैं कि हम बहुत ही ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं। हमारे में ओपिनियन बिल्कुल नहीं होता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहता है। तो जनरली वी फील कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो करेक्ट एंड टू द मार्क रहता है। मोस्टली दैट्स व्हाट वी फील। अच्छा, और इसमें मिस इन्फॉर्मेशन का, जब आप लोग स्टार्ट कर रहे थे तो 60 शब्द जब आपके जहन में आए कि 60 शब्दों में इसको देते हैं, तो ये चीज़ भी क्या दिमाग में आ रही थी कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत
फैक्चुअली कुछ गलत हो जाए, या इन सारी चीज़ों को लेते हुए आप कैसे? तो हमारा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे हम जो भी कंटेंट उठाते हैं हम अपने पार्टनर मीडिया सोर्सेज से उठाते हैं, तो हम उन पे रिलाई करते हैं, जो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं हम उसको ही रीफ्रेज करके अपने प्रोडक्ट में डालते हैं इन सम सेंस। तो हम उन पे रिलाई करते हैं और होपफुली जनरली हमें अभी तक तो ऐसा नहीं दिखा है। नहीं हुआ है। अच्छा, न्यूज़ मीडिया के अगर हम बिज़नेस को देखें तो कई सारी मीडिया हाउसेज हैं जो अभी लगातार घाटे में चल रही हैं, उसमें आप हैं कि आप फंड रेज करते चले जा रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि इसके पीछे क्या रीज़न लगता है? देखिए, बाकी बिजनेसेस का मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होगा इनसाइड का, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट आई थिंक जैसे आपने कहा, देखिए न्यूज़ बिजनेसेस फंडामेंटली कंपैरेटिवली लेंगे तो मार्केट जो होता है बाकी बिजनेसेस, जैसे आप फिनटेक ले लेंगे, ई कॉमर्स ले लेंगे, इनसे छोटा स्पेस है, बट मुझे पर्टिकुलर एक बिजनेस का नहीं आइडिया होगा, बट ब्रॉडली जनरली लेंगे तो मोस्टली मीडिया बिजनेसेस आर प्रॉफिटेबल इन द कंट्री। मैं लेता हूँ तो स्केल छोटा बड़ा हो सकता है, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, बट आप हिस्टोरिकली भी लेंगे तो मोस्टली कंपनीज वुड बी प्रॉफिटेबल। किसी एक क्वार्टर में, किसी एक साल में, एक सर्टेन पीरियड के लिए कुछ मतलब प्रॉफिट ना बना रहे हो, बट हिस्टोरिकली देखेंगे तो मोस्टली बिजनेसेस मेक मनी। अल्टीमेटली बिजनेसेस सर्वाइव ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे आर मेकिंग मनी, तो बट स्केल शायद छोटा होता है जो मीडिया बिजनेसेस का होता है। इन शॉर्ट से अब हम शार्क जी ज़रूर टैंक पे चलते हैं, और शार्क टैंक इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इस बार आप उसमें शार्क हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि शार्क कैसे बने आप, कैसे पता चला, और ये क्या जर्नी रही आपकी? देखिए, तो एक दिन मैं सवेरे उठा तो मैंने लिंक्डइन पे देखा कि मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था शार्क टैंक की टीम से ही कि इस साल वो लोग जो हैं अब सीज़न 3 के लिए दे आर एडिंग, मतलब क्या कहते हैं, न्यू फेसेस ऑन द पैनल, तो आप पार्ट बनना चाहेंगे उस पैनल का। तो डेफिनेटली मतलब मेरे लिए एक एक्साइटिंग मोमेंट था। तो फिर उनसे वहाँ पे बात हुई, क्या कहते हैं, उनकी टीम से। देन एक दिन वो लोग हमारे ऑफिस भी आए थे, देन हमने एक मॉक शूट किया था जो, देन उसके बाद फिर वो उनसे टीम से कॉन्वर्सेशन हुआ, एंड देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ शार्क टैंक इंडिया। तो शार्क टैंक इंडिया को लेकर के आपने बोला है कि आप पहले से देखते थे, और कई दफ़ा तो आपने रिपीटेड टेलीकास्ट मैंने अभी भी देखा हुआ है। उसके बाद आप जब उसका हिस्सा बनते हैं और फिर उस पैनल में बैठे, तो हाउ वाज दैट मोमेंट? देखिए, अगर बोलेंगे तो मैं बिजनेस करने का पिछले 15 साल से ही, पहले कॉलेज गया था तो वहाँ से बिजनेस करने का सोचा, फिर चीज़ें सीखी, एंटरप्रेन्योर्स को देखा, उनसे सीखा, फिर अपना बिजनेस बनाने का मौका मिला एक। देन फिर शार्क टैंक आया जिसने बिजनेस के कॉन्वर्सेशंस को, एंटरप्रेन्योरशिप को हर घर का कॉन्वर्सेशन बना दिया। तो जब इसका एक पार्ट बनने का मौका मिला तो मैं मानूंगा वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ था। काफ़ी एक्साइटिंग मोमेंट था कि एक शो जिसको मैंने कंटिन्यूसली रिपीट पे देखा है, जिसने एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कॉन्वर्सेशन को घर का कॉन्वर्सेशन बना दिया, अगर उसका पार्ट बनने का मौका मिल रहा है तो एक अच्छा, मतलब बोलूँगा बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था लाइफ। और जब तक आप उसका पार्ट नहीं थे तब तक कोई ऐसी पिच होती थी जिसको देख करके लगता था कि यार यहाँ अगर मैं होता तो मैं इसको एक्सेप्ट करता या मैं इसमें करता? हाँ, आई थिंक काफ़ी सारी कंपनीज पे ऐसा मैं बोलूँगा, काफ़ी सारी कंपनी मुझे एक्साइटिंग लगती थी, जो जब मैंने सीज़न 1 और सीज़न 2 देखा था तो जिसमें मुझे लगा था अगर मैं पार्ट होता तो मैं इन्वेस्ट करता इनमें। जी, अभी आप शार्क टैंक इंडिया का फ्यूचर कैसे देखते हैं, जहां पर अब लोग बात करने लगे, मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, और लोग बाग उस माइंडसेट से सोच रहे हैं, मतलब 9 to 5, 10 to 5 की 6 की जॉब से लोग बाहर निकल करके सोच रहे हैं। तो अभी के टाइम पे आप कैसे फ्यूचर देखते हैं इसका? शार्क टैंक इंडिया का आप पूछ रहे हैं या फिर शार्क टैंक इंडिया का फ्यूचर पूछ रहा हूँ अभी? देखिए, शार्क टैंक इंडिया का मतलब मुझे तो लगता है वो इज़ वन ऑफ द गुड, वेरी गुड शोज़ जो इंडिया ने प्रोड्यूस किया है, और उसने घर पे जैसे क्या कहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को घर का कॉन्वर्सेशन बना दिया है। तो मुझे तो लगता है इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का, कि वेव को फायर देने के लिए। डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप का वेव पहले से ही बहुत स्पीड में बढ़ता आ रहा था, बट उसको एक मेन स्ट्रीम करने में इसने अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मुझे तो लगता है ये शो आगे और इस चीज़ को फायर अप करेगा, और शायद मतलब कि देश में हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का वेव है वो और स्पीड अप होता जाएगा। कई सालों से अभी तो आप बिज़नेस में हैं, अभी के टाइम पे कितना बिज़नेस फ्रेंडली माहौल लगता है आपको अपने आसपास का? और जब आप लोगों से मिलते हैं, आप लगातार डील्स करते होंगे, लोगों से मिल रहे होते हैं, तो क्या लगता है कि बिज़नेस का कैसा फ्यूचर है इंडिया का? तो इस पे मैं बोलूँगा एक अच्छी चीज़ जो पिछले 10 साल में हुई है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो आज के डेट पे हर कोई एस्पायर कर रहा है एक एंटरप्रेन्योर बनने का, अपना बिजनेस करने का। तो
ये रिस्क लेने की टेंडेंसी लोगों में बढ़ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। लोग एस्पायर कर रहे हैं, आप कुछ ट्राई करेंगे तभी कुछ नया बनाएंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इट्स नाउ एन एक्सेप्टेड, मतलब क्या कहेंगे, जैसे जब मैं कॉलेज था तो तब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना सबसे बड़ा ड्रीम हुआ करता था, अभी खुद का बिजनेस चलाना ड्रीम है। तो वो जो शिफ्ट हुआ है वो बहुत अच्छा है मेरे अंडरस्टैंडिंग से। अगर हमारे कंट्री का यूथ कुछ नया बनाने का सोचेगा, तो अगर सभी कुछ नया बनाने का सोचेंगे तो कुछ ना कुछ नया तो हम डेफिनेटली बनाएंगे। तो एक अच्छे डायरेक्शन का मैं बोलूँगा वेव जा रहा है। तो हमने ये तो बात कर ली है कि किसी बिजनेस मतलब क्या चाहिए, निडरता चाहिए, आप बोल रहे हैं रिस्क लेना पड़ेगा। किसी बिजनेस नहीं करना चाहिए, किसी बिजनेस नहीं करना चाहिए तो इस पे तो मैं बोलूँगा सिंपली पुट, मैं बिजनेस वाली लाइफ को ना एक रोलर कोस्टर लाइफ की तरह देखता हूँ। ठीक है, तो जब आप रोलर कोस्टर में जाते हैं तो दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोगों को क्या कहते हैं, डर लगता है उसमें जाने में, तो वो जाएंगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा। और कुछ लोग होते हैं जो रोलर कोस्टर को एंजॉय करते हैं। तो मैं वही बोलना चाहूँगा, ये लाइफ वैसी ही है। तो बेसिकली अगर आप वो अप एंड डाउन इन लाइफ एंजॉय करते हैं तो आप आइए, बट आपको अगर स्थिरता चाहिए लाइफ में, एक क्या कहेंगे, एक स्टार्ट, मतलब क्या कहते हैं, बैलेंस लाइफ चाहिए, तो प्रॉब्ली इट्स नॉट फॉर यू। मतलब ये लाइफ जो बोलेंगे हर दिन अप एंड डाउन, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी लाइफ में सवेरे आप फील करें कि बहुत अच्छा चल रहा है, शाम में आप फील करेंगे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो वो बहुत ही अप एंड डाउन लाइफ में लगा रहता है। तो अगर आप एक अप एंड डाउन वाली लाइफ नहीं पसंद करते हैं तो प्रॉब्ली इट्स नॉट फॉर यू। अभी हम जिस अजहर से बात कर रहे हैं वो हमें एक सक्सेसफुल इंसान जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी चीज़ों को बेहतर ढंग से किया, कैसे कैसे उन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, रिस्क लिया और यहाँ तक वो पहुँच गए हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जहाँ पर आपको भी लगा होगा कि शायद यहाँ पर मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ या यहाँ पर मेरे से गलती हो गई। तो ऐसे क्या कोई मोमेंट्स आए जो आपका स्ट्रगलिंग फेज़ रहा हो या जिस फेज़ में आपने उसको डील किया हो और हमारे व्यूअर्स उससे बाहर निकल करके सोच सकें कि हाँ, जब ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ? तो आपके पुराने क्वेश्चन से रिलेट करती मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर करूँगा। जो आपने कहा, तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो मैंने बोला था, एक चीज़ जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में शायद कॉन्फिडेंट ही नहीं, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाय डेफिनेशन आप जब भी कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी ने देखा नहीं है, किसी ने उस तरह की चीज़ें, उस तरह से दुनिया नहीं चल रही, आप कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जब भी आप नया करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये तो हो नहीं सकता, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे जब हमने भी बोला था हम 60 वर्ड में न्यूज़ देंगे, उसके पहले कोई वैसा नहीं कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों का था कि यार ये क्यों चलेगा, अगर ऐसा ही होना होता तो एग्जिस्टिंग मीडिया हाउसेस क्यों नहीं कर रहे थे। तो आपको बहुत सारे लोग सवाल करेंगे। तो फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि नहीं ये तो सही है, मैं तो सही बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके अंदर आपको कहीं ना कहीं रखना होगा। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, तभी आप शायद सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि आप जो चीज़ बनाने की बात कर रहे हैं, चांस यार कि वो फेल होगा, ये ट्रुथ है। क्योंकि 90% ऑफ द टाइम जो आप नया अटेम्प्ट मारेंगे वो फेल होगा, क्योंकि आप बहुत नए चीज़ की बात कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग से वो तो होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ ही आप इस लूप में आइए, और जब उसके साथ आइएगा तो आपको वैसे भी किसी चीज़ से डर लगना बंद हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि सबसे फंडामेंटल चीज़ जो मेरे अंदर जनरली मैं बोलूँगा थोड़ा है, और मैं मुझे लगता है जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना भी चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आप मतलब बेसिकली आपको वो फील आनी चाहिए। हालांकि थोड़ी आप बोलोगे तो इन सम सेंस ये थोड़ा जनरली ऑन द नेगेटिव साइड है, बट आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा इन द सेंस कि मैं उखाड़ दूंगा, मतलब वो वाला फीलिंग आपको होना पड़ेगा। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस खराब भी नहीं है, हमेशा खराब भी नहीं, डेफिनेटली वो एक फाइन बैलेंस आपको लेके चलना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको मतलब वो चीज़ आपको अपने पे विश्वास होना होगा कि मैं तो कर लूँगा, वो कॉन्फिडेंस आपको लेके चलना पड़ेगा। तो इस जर्नी के चैलेंज क्या रहे आपके? चैलेंज तो इस जर्नी यानी किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी में चैलेंज होता है कि आप कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग हर दिन आपको क्वेश्चन करें कि ऐसे नहीं होता है, ऐसी चीज़ें नहीं चलती। क्वेश्चंस आपको किए गए? ये हर किसी को किए जाएंगे, मुझे नहीं। जब भी कोई बंदा नया बिजनेस करेगा और लोग क्वेश्चन करेंगे कि ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा चीज़ देखा नहीं है, तो वो क्वेश्चन करेंगे। जी, अभी इन शॉर्ट्स को और आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या अभी एम्बिशन है आपका फ़िलहाल? देखिए, अगर हम लोग लेंगे तो अभी हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक इन शॉर्ट्स और एक पब्लिक करके। दोनों प्रोडक्ट मिला के मोटा मोटा 75 मिलियन लोग हमें, दोनों ऐप्स मिला के हमें एवरी मंथ यूज़ करते हैं कंट्री का, विच इज़ ऑलमोस्ट 5% ऑफ द कंट्रीज़ पॉपुलेशन। तो हमारा तो टारगेट यही है कि कब ये 10% पहुँचे, कब ये 20% पहुँचे, कितना परसेंट ऑफ द कंट्रीज़ पॉपुलेशन को जो हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, कितने लोग हमारे थ्रू डेली बेसिस पे अपडेटेड रह सकते हैं। तो गोल तो वही है कि ये नंबर बढ़ता जाए।
यही नंबर बढ़ता जाए, यही अभी गोल है। इस समय कोई फियर है आपका? एज सच वही मैं बोलूँगा, मेरे को जनरली थोड़ा डर कम लगता है जीवन में, तो नो फियर एज सच। कोई फियर नहीं है ऐसा नहीं। ओके। हाउ यू टेक क्रिटिसिज्म? मैं तो बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। मेरे अंडरस्टैंडिंग से तो मैं अपने वीडियोस पे भी देखता हूँ, वीडियो मतलब कमेंट्स को लेकर के या फिर जो लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप उसको दिल से ना लेकर के उनका नज़रिया देखना शुरू करेंगे तो काफ़ी बार वो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। आप पे लोग जब कमेंट्स करते हैं, लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत बार हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन बहुत बार वो आपको चीज़ें सिखा जाते हैं जो आप अपनी गलतियाँ नहीं देखते हैं। तो मुझे तो दिखता है कि जब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं तो उसको रीड करने की कोशिश करता हूँ कि उनको क्या गलती दिखी, ताकि मैं अगली बार सुधार सकूँ। और जनरली तो मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ईजीली वो आपको रिफ़्रेश करते जा रहे हैं, आपके क्रिटिक्स आपको रिफ़्रेश करते जा रहे हैं, आपका एक बेटर वर्जन बनाते जा रहे हैं। जैसे अभी मैं लूँगा शार्क टैंक के वीडियोज़ पे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट करी कि यहाँ पे अज़हर ने ये गलती करी या इस जगह ऐसे बेटर कर सकते। तो मुझे लगा ठीक है, ये सीखा, अगली बार इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं? डिसेंटली एक्टिव है। मैं कंज्यूम करता हूँ वैसे, मैं इंस्टाग्राम बहुत देर, रील्स काफ़ी देर देखता हूँ। अच्छा, रील्स तो मैं देखते हैं आप। कंज्यूमर बड़ा हूँ, मैं बोलूँगा। मेरा डेली का टाइम स्पेंड मोर देन एन आवर होगा इंस्टाग्राम पे, आई थिंक। अच्छा। किस तरीके की रील्स देखते हैं आप? वो तो रील्स में उनका एल्गोरिथम है, वो तो स्वाइप अप मारते जाओ, नया नया कंटेंट दिखाते जाते हैं। मतलब रील्स के रोग से सब परेशान है। अच्छी चीज़ है, मुझे तो बढ़िया लगता है, पता चलता है दुनिया में हो क्या रहा है, क्रिएटिविटी है। मैं तो अच्छी चीज़ ही मानता हूँ सोशल मीडिया को, मैं तो कंज्यूमर हूँ। बिजनेस जैसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि मतलब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के दिमाग में बिजनेस कितनी देर चलता है? 24 घंटे चलता रहता है? कैसे मेरे रहता तो 24 घंटे चलता है। बाकियों का नहीं पता, मेरे 24 घंटे चलता है। मूवी वूवी देखते हैं इसके अलावा आप? मूवीज़ मैं देखता हूँ, मतलब मैं बोलूँगा, बट मोस्टली मतलब रेगुलर, हाँ, मूवीज़ का कंज्यूमर मैं बोलूँगा। लास्ट कौन सी देखी है? अभी तो रिसेंटली मैंने मोस्ट रिसेंट जो देखी है, मैंने 12th फेल देखी थी, डंकी देखी थी। तो मोस्टली मूवीज़ जो इतनी भी आती है सारे देख। व्हाट अबाउट बुक्स? बुक्स नहीं पढ़ता हूँ मैं, मुझे इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, वो बिल्कुल नहीं हो पाता। मैं कंटेंट कंज्यूमर हूँ, बट मैं वीडियोस का ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर हूँ देन टेक्स्ट का या फिर बुक्स का। मुझे बुक्स का जो कमिटमेंट लगता है पढ़ने का, वो मेरे से नहीं हो पाता। इन शॉर्ट्स लेकिन अभी वीडियोस में नहीं है बहुत ज़्यादा? नहीं, हमारा एक डिफरेंट ऐप है कॉल्ड पब्लिक, उसमें हम वीडियोस में एक बड़े क्षेत्र में है। वीडियोस मतलब मुझे लगता है दैट्स अ गुड सोर्स। पब्लिक इज जिसमें हम मतलब बहुत लोकल जी, हम लोकल लेवल से उसमें वीडियोस, और उसमें शायद आपने सिटीजन जर्नलिज्म को भी हमने लाने की कोशिश करी है जी, कि लोग अपनी खुद से अगर कहीं वो कुछ देख रहे हैं तो वो रिकॉर्ड करके उसमें डाल सकते हैं। दैट्स अ प्लेटफॉर्म। गाना वाना गाते हैं आप? हो नहीं पाता है, कोशिश की बहुत ज़्यादा, हो नहीं पाता है। मैं बोलूँगा आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है शायद। नहीं, आवाज़ तो अच्छी है आपकी। खैर, सो बहुत सारी हमने बातें की। लास्ट सवाल है मेरा कि अभी यहाँ जिस पोजीशन पे आप हैं, यहाँ से आपके क्या ड्रीम्स हैं? तो इस पार्ट को मैं दो तरीके से आंसर करना चाहूँगा। ज़िंदगी में मुझे जो लगता था, जो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता था, तो मेरे जो एस्पिरेशंस थे, मैं बोलूँगा जीवन में, शायद वो काफ़ी पहले मीट हो चुके हैं। मैं अपने लाइफ से काफ़ी कंटेंट रहूँगा उस हिसाब से की चीज़ें, थैंकफुली ऊपर वाले ने काफ़ी कुछ चीज़ें दी है। तो उस हिसाब से बोलेंगे तो ऐसा कोई गोल एज सच नहीं है कि ये चाहिए। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ऑलरेडी है, तो मैं कंटेंट हूँ लाइफ से। बट मैं बोलूँगा तो एक जज्बा ज़रूर है कि अगर ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकूँ तो उसके लिए मेहनत करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 5% ऑफ द पॉपुलेशन जिसको आज हम इम्पैक्ट करते हैं, क्या वो 50% हो सकता है? क्या वो किसी दिन ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान का हर इंसान हमारे थ्रू कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा हो? तो वो एक जज्बा है उसके लिए, जितना आगे उस पर जा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर साहब हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे और बहुत अच्छा ढेर सारी बातें की हमने। वैलेंटाइंस डे के दिन आपने वक्त निकाला। 14 फरवरी के पावन दिन में हम सब आए, शूट किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर योर टाइम।